माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 19 मई 2026 को उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित और विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले से संबंधित मामले की प्रमुख सुनवाई होना प्रस्तावित है। ये खबर सभी को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही कोर्ट केस मामला है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का जो अधियाचन है वो नहीं भेजा जा सका है लगभग 30,000 पदों पर। और जब तक ये मामला पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा तब तक वो अधियाचन भेज पाना संभव नहीं है, ऐसा कहना है विभाग का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कहां पर समस्याएं आ रही हैं, और विभाग ने ये भी स्थिति स्पष्ट की है कि जो 11,508 पदों के सापेक्ष अधियाचन नगरीय क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है वो अभी ऑफलाइन मोड में है, और उस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा उस पोर्टल को तैयार करने के लिए। तो क्या ये समझा जाए कि भर्ती अभी वैसे भी इतना जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के क्या पेच फंसा हुआ है और क्या स्थिति परिस्थिति बन सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। न्यूज़पेपर में आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि अभ्यर्थी सड़क पर लेटते हुए उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर लेटते हुए। अब ये हालत हो चुकी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील को खड़ा करने के लिए भी धरना देना पड़ रहा है। लगातार कई वर्षों से उत्तर प्रदेश का ये मामला पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2020 में पहली चयन सूची में अभ्यर्थियों को नौकरी मिली थी, उसके बाद से ही ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। कई बार पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा 2022 वाले कि अभ्यर्थियों के द्वारा उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा आरक्षण घोटाले को सिरे से नकार दिया जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन और दबाव के बाद उस समय के जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, आरक्षण में विसंगतियाँ हुई हैं, और साथ ही साथ 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की बात कही थी और 6800 की चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसको माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने क्वैश कर दिया और लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश दे दिए थे। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। मामला क्या है इसको समझते हैं। मामला ये है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने और ओबीसी आयोग जो है उन्होंने अपनी फाइंडिंग में ये पाया कि जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं उनको सही से रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया। इससे ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थियों को जितनी सीटें मिल सकती थी उतनी सीटें नहीं मिली। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले ये वर्डिक्ट था कि किसी भी चरण में अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो फाइनल लिस्ट में आपको अनरिजर्व सीट पर नहीं भेजा जा सकता। अब चूंकि ऐसे कैंडिडेट जो कि 69,000 में किसी भी चरण में किसी भी प्रकार का लाभ ले चुके थे उनको अनरिजर्व सीट पर ना भेज करके उनको उनकी कैटेगरी में भेजा गया, जिसकी वजह से कैटेगरी का मेरिट हाई चला गया और नीचे वाले कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी हालिया जजमेंट में ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन में बहुत बड़ा अंतर है। आयु में छूट, फीस में छूट या फिर किसी भी प्रकार की टेट में मार्क्स में छूट, ये आरक्षण नहीं है बल्कि रिलैक्सेशन है, और रिलैक्सेशन को आरक्षण से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। ये सभी चीज़ें एक प्लेइंग लेवल सेट करने के लिए है ताकि सभी बच्चे एक पैमाने पर आ जाएं, उसके बाद जाकर के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका मतलब कि किसी भी चरण में अगर आपने मार्क्स में, एज में, फीस में रिलैक्सेशन लिया है तो उसको आरक्षण नहीं माना जा सकता। दूसरा, 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया कब से शुरू हुई, इसको भी लेकर के बहुत बड़ा संशय है। उत्तर प्रदेश के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड मामला चल रहा था रामशरण मौर्य वाले केस में, उस समय राज्य सरकार ने अपना हलफनामा दिया कि हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो जब ATRE का रिजल्ट घोषित हो गया उसके बाद जब जिलों की सूची के लिए आवेदन लिया गया कि आप किस जिले में वरीयता चाहते हैं, वहाँ से हमारी भर्ती शुरू हो रही है। मतलब कि एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पर 2018 में आ गया, लेकिन आवेदन लिया गया 2020 में, तो भर्ती 2020 से मानी जाएगी और उसके बाद हमने आरक्षण उस पर लागू किया। जबकि अगर ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पहले की जितनी प्रक्रिया थी वो भर्ती वहाँ से स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो जितना भी टेट में छूट लिया गया या फिर एज में छूट लिया गया या फिर फीस में छूट लिया गया, वो सब कुछ एक तरीके से नील हो गया, क्योंकि वहां से भर्ती स्टार्ट ही नहीं मान रही है राज्य सरकार। तो अगर ऐसा है तो ऐसे कैंडिडेट जो कि 69,000 में अगर टेट के मार्क्स में छूट लेकर के और उनको उनकी ही कैटेगरी में रखा गया तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सीधे तौर पर उल्लंघन है। और अगर ऐसा होता है
तो निश्चित तौर पर वो कैंडिडेट अनरिजर्व की सीट पर जा सकते हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी में जो नीचे के कैंडिडेट होंगे जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे, उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। माननीय डबल बेंच ने इन कैंडिडेट्स को जो कि लिस्ट रिविजिट करने के बाद से जो लिस्ट में नहीं आएंगे, उनकी नौकरी बचाने के लिए बात कही थी। सिंगल बेंच ने कहा था, लेकिन डबल बेंच ने इस प्रकार की कोई भी बात नहीं की थी। इसकी वजह से जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा, और उसके वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पर राज्य सरकार तो एक तरीके से फंस चुकी है इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हमारी भर्ती 2020 से शुरू मानी जाएगी, और क्योंकि हलफनामा भी बाकायदे दिया गया था, और बाकायदा इसी के आधार पर रामशरण मौर्य वाले केस में क्वालिफाइंग मार्क्स को वहाँ पर डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये तो तय है कि इसमें बदलाव नहीं होगा। भर्ती की प्रक्रिया ATRE के रिजल्ट के बाद ही मानी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है, इसको अगर भर्ती की प्रक्रिया को पहले से अगर स्वीकार किया जाता है, तो भर्ती में टेट के मार्क्स में या फिर किस तरीके से छूट लिया गया, उसको किस नज़रिए से माननीय सुप्रीम कोर्ट देखती है, वो भी एक बहुत बड़ा मामला होगा। तो ये जो भर्ती का पूरा केस है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को तय करने वाला है, क्योंकि आने वाली शिक्षक भर्ती में इसी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति बुरी तरीके से अब स्पष्ट कर दी है कि किसी भी प्रकार का लिया गया छूट आरक्षण नहीं माना जा सकता। ठीक है, और आरक्षण भर्ती के अंतिम चरण में देना होता है। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख करके थोड़ा सा दुख भी होगा कि किस स्थिति में हम लोग हैं कि कैंडिडेट्स राज्य सरकार से अपना वकील खड़ा करने के लिए धरना देना पड़ रहा है। लगातार कई महीनों से केस लग तो रहे हैं, लेकिन कभी एडवोकेट्स उपस्थित नहीं होते हैं, कभी वो नई तिथि मांग लेते हैं, और इसी तरीके से बेरोजगार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। और इसी वजह से अभ्यर्थी मांग ये कर रहे थे कि एटलीस्ट आप अपने वकील को तो भेजिए, ताकि जल्द से जल्द ये मामला कॉन्क्लूड हो जाए। और अगर मामला कॉन्क्लूड नहीं होता है वकील ना भेजने की वजह से, तो ये चीज़ें इसी तरीके से लंबे समय तक चलती रहेंगी, और इसी तरीके से चलेंगी तो जो नगरीय क्षेत्र का जो अध्याचन भेजने वाला मामला है वो उसी तरीके से पेंडिंग पड़ा रहेगा। आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है, आप अपने स्क्रीन पर देख पाओगे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 27,713 पदों पर भर्ती नहीं। ये चूंकि आपको ज्ञात होगा, माननीय हाईकोर्ट ने जो 68,500 से बची हुई सीटें थीं, उन पर ATRE कंडक्ट करने के लिए 2 महीने का समय दिया था राज्य सरकार को। और अगर ATRE कंडक्ट नहीं होता है तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से इनको बताना होगा आम जनमानस को कि आखिर कहाँ पर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने इस प्रकार की कोई भी सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से नहीं दी थी। अब क्या चीज़ें निकल कर के आ रही हैं उसको समझते हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 11,508 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन आयोग को भेज दिया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 में प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर 2 महीने के अंदर नए सिरे से भर्ती शुरू करने का आदेश दिया था। हालांकि पौने 2 साल बाद भी भर्ती शुरू नहीं हो सकी। विभागीय अफसरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के विवाद का समाधान होने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्र में भर्ती का रास्ता साफ होगा। तो यहाँ पर सब कुछ टिका हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, सरकार और विभाग का ये कहना है कि जब तक ये मामला निपटेगा नहीं तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का अध्याचन नहीं भेजा जा सकता। अब मामला ये निपटे कैसे, जब राज्य सरकार अपना वकील ही नहीं भेज पा रही है, और इसीलिए अभ्यर्थी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप अपना वकील तो भेजिए, ये मामला कम से कम कंक्लूड तो हो, जो कि लंबे समय से, वर्षों से लगातार कोर्ट के दहलीज पर खड़ा है। और अगर हम लोग नगरीय क्षेत्र की बात करें, जो 11,508 पदों के सापेक्ष डेटा भेजा गया है, उसको भी लेकर के इस न्यूज़पेपर में खबरें प्रकाशित की गई हैं कि अभी वो डेटा ऑफलाइन मोड में भेजा गया है। पोर्टल तैयार करने में मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि जो चीज़ें अध्याचन के तौर पर भेजी गई हैं वो पूरी तरीके से ऑफलाइन भेजी गई हैं। ये जब तक ऑनलाइन नहीं होगा तब तक ये चीज़ें इसी तरीके से पेंडिंग पड़ी रहेंगी। तो आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने आनन फानन में नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 11,508 रिक्त पदों का ऑफलाइन सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी है। हालांकि चयन प्रक्रिया रिक्त पदों की सूचना NIC की ओर से विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन मिलने के बाद ही शुरू हो सकेगी। चयन आयोग के अफसरों की माने तो पोर्टल विकसित करने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। ऐसे में इन पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। चयन आयोग ने ही अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्राचार्य और ये सभी पदों के संदर्भ में
जैसा कि आपको ज्ञात होगा अधियाचन ऑलरेडी मिल चुके हैं और वो सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो जहाँ तक प्राइमरी की बात है, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल के माध्यम से आपको सूचना मिल रही है कि वो ऑफलाइन में भेजा गया है और ऑनलाइन में होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा पोर्टल तैयार करने में। उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। हालांकि ये कोई निराशा वाली बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि यूपी टेट का रिजल्ट जब तक घोषित नहीं हो जाता तब तक ये तो तय है कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यूपी टेट की परीक्षा जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जुलाई में होना प्रस्तावित है। मान लेते हैं कि आयोग बहुत तेजी भी करता है तो भी कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। तो मतलब ये मान करके चलिए कि अगस्त मिड तक ही आपका यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हो पाएगा, उसके बाद ही सुपर टेट की बात आएगी। तो 2 महीने में अगर पोर्टल तैयार भी कर लेते हैं, जैसे जून जुलाई हो गया, तो 2 महीने में ये तैयार करके उसके बाद से अगर अधियाचन मिल गया और राज्य सरकार की मंजूरी तो वैसे भी लगभग मिल ही चुकी है, तो उसके बाद से भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो ये पूरा मामला है और मैं समझ सकता हूँ कि अब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों वाले मामले को लेकर के किस तरीके से मामले फंसे हुए हैं, या फिर यूँ कह लें कि फंसाए जा रहे हैं। हालांकि इसका कोई भी बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, क्योंकि देखिए राज्य सरकार कहीं ना कहीं ये मान करके चल रही है कि अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि रिविजिट करने के बाद से 69,000 में मान लेते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार अभ्यर्थियों को नौकरी देने की नौबत आ गई, तो उस कंडीशन में उनके पास पद रहेंगे तभी तो वो दे पाएंगे। इसी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं उनको होल्ड पर रखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से पद निकाल करके देना पड़े। तो इस वजह से जो नए कैंडिडेट हैं वो भी सजग रहे कि अगर 69,000 में इस प्रकार की नौबत आ रही है तो अपने हक के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि सरकार की गलतियों का खामियाजा कोई नया कैंडिडेट क्यों भुगते। आखिर आपने गलती की लिस्ट बनाने में, जिसकी वजह से सीटों को और ऐड करना पड़ रहा है। अगर ऐसी नौबत आती है तब मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इसकी संभावनाएं कम रहेंगी। लेकिन जब भी कोई कैंडिडेट चयनित हो चुका है तो उसको निकालना भी बहुत मुश्किल काम है, और निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती कैंडिडेट की नहीं है, सरकार की है। तो उस कंडीशन में आखिर जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको सिस्टम में लाया कैसे जाएगा, क्योंकि 69,000 सीटें तो ऑलरेडी भर चुकी हैं। सरकार ने खुद हलफनामा दे दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जब सीटें भर गई हैं और नए कैंडिडेट को लाना ही पड़ेगा, चूंकि विसंगति थी, आरक्षण में घोटाला था, उसको राज्य सरकार भरे विसंगति बोल दे लेकिन घोटाला था। तो उन सभी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए निश्चित तौर पर नए पद जोड़ने की नौबत आ सकती है, और इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का अधियाचन अभी नहीं भेजा जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपके मन में कोई भी सुझाव या फिर शंका है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।